Hello students, so we are going to start our new topic and we will discuss basic terms used in solid state chemistry. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशंस लिख रखी हैं जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इन डेफिनेशंस को लिखने में सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। देखो हमने पहले सॉलिड पढ़ा, सॉलिड किसे कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर उसमें क्रिस्टलाइन एमोर्फस दो तरीके के क्लासिफिकेशन थे, फिर उनमें से हमने एक को पकड़ा क्रिस्टलाइन को, है ना। तो क्रिस्टलाइन से हम आगे मूव हुए, फिर हमने क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, है ना, कोवलेंट सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स वाला। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी जो क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, लैटिस बनता कैसे है उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो बेसिक टर्म्स लिखे हुए हैं जो बार बार यूज होंगे, है ना। जब मैं क्रिस्टल लैटिस बोलूंगा तो ये डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, जब मैं यूनिट सेल बोल रहा हूँ मतलब ये डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए डेफिनेशन यहाँ देती है। देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन टू कंस्टिट्यूट अ स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल मतलब जैसे समझो मेरे पास ये एक डस्टर है, ठीक है। ये पूरा डस्टर जो है छोटे छोटे वुडन पार्ट से मिलकर बना है, तो मैं इसको बराबर के वुडन पार्ट्स में काट दूं, मतलब ऐसे काट देता हूँ और ऐसे काट देता हूँ, तो मुझे एक परफेक्ट यहाँ से वो स्क्वायर निकाल दिया मैंने, उसको मैं बोलूंगा यूनिट सेल, ठीक है। उससे मिलकर पूरा क्या बन रहा है, लैटिस बन रहा है, ठीक है। और इसका रिपीटेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, देखो यहाँ पे एक यूनिट सेल है, आगे भी जा रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर भी जा रहा हूं और साइड में भी मूव कर रहा हूं। तो 3D में इसका रिपीटेशन मतलब रेगुलर अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये तीनों मिलके ये रेगुलर रिपीटेशन अरेंजमेंट क्या बनाएगा, तीनों 3 डायमेंशन में एक लैटिस फॉर्म करेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या हुई, फिर यूनिट सेल हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई, है ना, सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पे क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस अपॉन रिपीटेशन ऑफ इट लैटिस इज फॉर्म। इसके बाद देखो थर्ड, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे यूनिट सेल से मिलके एक लैटिस बनता है, ऐसी यूनिट सेल मतलब जैसे एक कमरा है, किससे मिलके, ईंटों से मिलके बना है, तो ऐसे ईंट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है ना, बजरी के पार्टिकल से मिलके बनी है ना। तो वो क्या हुए, सब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट से मिलके क्या बनती है, यूनिट सेल, यूनिट सेल से मिलके क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है हमेशा, लैटिस पॉइंट से क्या बनेगा बेटा, यूनिट सेल, और यूनिट सेल से क्या बनेगा, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं, क्लियर। चलो फोर्थ है इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल का मतलब हुआ कि अगर मेरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जैसे ये है, तो मानो ये होलो है, होलो मतलब बीच में से पोल आएगा, तो यहाँ पे एक फेस होगा और आगे वाला एक फेस होगा, या नीचे वाला एक फेस मान लो और इसके साइड में लगा हुआ ये फेस। इन दोनों के ये जो दो एडजेसेंट प्लेन है, एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले, है ना, ऐसे करके, या ऐसे वाले ले लो, जो दो साइड से लगे हुए हैं, एडजेसेंट मतलब बराबर वाले, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल। मतलब ये इंटरफेसियल एंगल हुआ, इन दोनों के बीच बनने वाला इंटरफेसियल एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेन होगा तो उसके बीच में इंटरफेसियल एंगल होगा, आगे होगा तो फिर यहाँ पे भी इंटरफेसियल एंगल होगा। अगर ऊपर है तो पीछे वाले के, आगे वाले के, साइड वाले के, इधर वाले के, सबके बीच में इंटरफेसियल एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे, इंटरफेसियल एंगल। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एंगल। ये एक लॉ है एक्चुअली में पर्टिकुलर, तो डाउन कर स्ट्रेट के समझो। नेक्स्ट है बेटा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एंगल का मतलब है जो हमारा इंटरफेसियल एंगल है, क्यूब समझ लो दिमाग में ना, एक क्यूब इमेजिन कर लो। मैं ये ऊपर वाले पॉइंट्स मिटा रहा हूं, ये समझ में आ गए तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लैटिस बनाया,
मैंने बोल दिया कि ये लैटिस है, ठीक है, इसके अंदर यूनिट सेल है, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे इसके अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूं पूरे लैटिस के अंदर, क्या बोला बेटा, पूरे लैटिस के अंदर, ठीक है। एक चीज, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर मेरा ये लैटिस है तो जो यूनिट सेल होंगी वो भी इसी शेप की होंगी, मतलब इसके अंदर और छोटे छोटे क्यूब्स होंगे। अगर मेरा जो लैटिस है वो क्यूबिक है तो जो यूनिट सेल होंगी वो भी कैसी होंगी, क्यूबिक, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर दिखाऊंगा सर कैसे यूनिट सेल बन रही होंगी, चलो इसी में देख लो। ठीक है, शायद देख पा रहे हो तो देखो, ये एक बीच में से काटा मैंने और एक लाइन हो रही है, ये एक बीच में से काटा, एक क्यूब यहाँ पे है ना, एक क्यूब इसके साइड में, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब इसके नीचे, चौथा क्यूब यहाँ, तो 4 यूनिट सेल से मिलकर एक लैटिस बन रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एंगल क्या बोलता है कि जितना एंगल इन दोनों फेसेस के बीच में होगा, देखो ये एक फेस है बेटा, ये जो मैंने बना दिया ये एक फेस है बीच में, तो इन दोनों फेसेस के बीच में जो एंगल है साइड वाले के और इसके बीच में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कमरे की दीवारों के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है ना। तो जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल दूसरे वाला होगा, उतना ही तीसरे वाला होगा, उतना ही सब एंगल बराबर होंगे। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ एंगल, मतलब द इंटरफेसियल एंगल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लैटिस, ठीक है। और इसको थोड़ा और 3D में हम समझेंगे, मॉडल से समझाऊंगा मैं इसे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन खत्म होती है। अभी हम नेक्स्ट, अच्छा, क्रिस्टल लैटिस की और यूनिट सेल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज तुम्हें साइड पे स्क्रीन में दिख रही होंगी, ठीक है। वहां से वो प्रॉपर्टीज नोट कर लेनी है, वो कुछ खास नहीं है, ठीक है। इनको वहां से नोट कर लो वीडियो पॉज करके। इससे आगे बढ़ते बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। यूनिट सेल पढ़ लिया तुमने, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, ये यूनिट सेल दो तरीके की होती है बेटा, एक प्रिमिटिव और दूसरी नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब एक चीज यहां से सेट कर लो अपने दिमाग में कि अब जितनी भी यूनिट सेल की बात करूंगा मैं, वो सब यूनिट सेल क्यूबिक होंगे, ठीक है। क्यूब दिमाग में इमेजिन रखना है तो काम चलेगा, नहीं तो दिक्कत होगी तुम लोगों को। मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये एक यूनिट सेल है। लैटिस कैसे बनेगा, इसके साइड में दूसरा क्यूब बना दो, मतलब ये कमरे जैसा हो गया, इसके साइड में एक कमरा बना दो, इसके इधर एक कमरा बना दो, 3 आगे बना दो, 3 इसके पीछे बना दो, 9 हो गए एक फ्लोर पे, 9 इसके ऊपर बना दो, ठीक है। और 9 चाहो तो इसके नीचे बना दो, तो ये पूरा एक लैटिस हो गया, है ना। तो ऐसे उनमें से मैंने एक को उठा लिया, वो 9 में से मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक को उठा लिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करते हैं यूनिट सेल का। प्रिमिटिव में क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव में जो लैटिस पॉइंट होंगे, यूनिट सेल किससे मिलकर बनती है, लैटिस पॉइंट्स, है ना। लैटिस पॉइंट्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर बन रही है, ठीक है। उसमें क्या है, पार्टिकल्स प्रिमिटिव में कहां प्रेजेंट होंगे, हमेशा बेटा कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ये याद रखना। प्रिमिटिव का मतलब है ये the unit cell in which the lattice points or constituent particles present only at the corners of the unit cell, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। डेफिनेशन लिख लो, द यूनिट सेल in which lattice points or constituent particles present at the corners of the unit cell, present only लगा देना, only at the corners of यूनिट सेल। ठीक है, और ये एक ही होती है बस इसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक। अब दूसरे में आ जाओ, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा बेटा? डेफिनेशन यही लिखो, कॉपी कर दो, बस क्या चेंज करना है यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या चेंज होगा बेटा? द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट्स, इन विच लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट at the corners as well as some other places are called non primitive unit cell। कुछ लोग इसे प्राइमेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, स्पेलिंग नहीं करेगी। प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन है। कॉर्नर्स के अलावा और भी कई पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कहां का प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, और वो क्लासिफिकेशन है, देखो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, face centered unit cell, body centered unit cell, ठीक है, इसके बाद एज सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट में लिखना बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर में देखो क्या होता है। पार्टिकल्स, एक चीज पहले से दिमाग में सेट कर दो कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे, चाहे इन चारों में से कोई भी हो। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। मतलब फेस सेंटर में क्या होगा, मैं पहले डायग्राम से समझाऊंगा। फेस सेंटर में क्या होगा बेटा? कॉर्नर्स पे तो देखो प्रेजेंट है, ये तो सेट कर लो दिमाग में। ठीक है, इसके अलावा दिमाग में लाओ एक कमरा। ठीक है, कमरा मतलब क्यूब। ठीक है, अपने रूम में जहां बैठे हो उसमें 6 फेस होंगे। ठीक है, टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस, 6 दीवारें होंगी, 1 2 3 4 और एक छत और एक नीचे का फ्लोर। टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। ठीक है, तो इसके अलावा पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पे प्रेजेंट रहेंगे। तो 6 फेस हो गए। एक ऊपर वाली छत पे बनाओ सेंटर में एकदम। ठीक है, एक नीचे फ्लोर पे बनाओ एकदम सेंटर में। एक साइड वाली दीवार पे बनाओ बिल्कुल सेंटर में। एक दूसरे साइड वाली दीवार पे बनाओ। एक जिधर बैठे हो तुम उसके ठीक सामने। ठीक है, और एक जहां पे बैठे हो उसके ठीक पीछे। तो टोटल 6 फेस हो गए, वहां पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये क्या बेटा? एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये फेस ऊपर छत वाला चारों से अटैच रहेगा, कोने वालों से। ये दीवार वाला अपने चारों से अटैच रहेगा, अपने उस पे जो फेस पे आ रहे हैं। ये वाला अपने वालों से अटैच रहेगा। ठीक है, ये अपने वालों से, सामने वाला पीछे वालों से,
और जो तुम्हारे पीछे है वो अपने फेस वालों से। ठीक है, तो 6 फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर, कॉर्नर्स के साथ साथ अपने अपने फेस पे प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज बतानी है तुम्हें, देखो जैसे अगर मेरे पास 6 पार्टिकल है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक फेस का। मान लो इस फेस में सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा, यहां स्फीयर समझना है तुम्हें। ठीक है, तो दूसरा क्या है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अब इस कॉर्नर को क्या है, सेंटर बना लो और यहां से रेडियस ले लो बराबर की, जिससे ये टच हो रहा हो। ठीक है, तो इतना ऐसे पार्टिकल इस पे कॉर्नर पे होगा। ऐसे मत सोचना है बस एक बॉल सी रखती है, बॉल नहीं होती है। पूरा इसे सेंटर मान के एक फिक्स रेडियस लेके एक पूरा स्फीयर ड्रॉ कर दो, सर्कल नहीं, एक बॉल रखी होगी वहां पे बड़ी, और उससे ये टच हो रहा होगा, ये भी इतना ही बड़ा होगा जितना ये है। ऐसे ही ये कॉर्नर की बात करूंगा तो यहां से भी ऐसे ही एक अपना रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल होगा, ये फेस सेंटर की बात कर रहा हूं। इस कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल होगा, समझ में आ रहा है, और इस कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको ये सब पार्टिकल जो कॉर्नर वाले हैं टच करते हुए होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही समझना है तुम्हें हर में। अब जब कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, जब मैं प्रिमिटिव की बात कर रहा हूं, देखो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं खाली कॉर्नर पे है, ठीक है, तो मैं खाली एक यूनिट सेल का एक फेस ले रहा हूं, मैंने एक दीवार ले ली तुमको समझाने के लिए। तो इसमें क्या है, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है प्रिमिटिव वाले में। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसको सेंटर मान के यहां से इतनी ही रेडियस लेके एक पार्टिकल ड्रॉ कर दो, एक स्फीयर ड्रॉ कर दो। ठीक है, वो इसके हाफ तक आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे इसको सेंटर मानो और यहां से बराबर की रेडियस होनी चाहिए, इसकी जितनी होगी उतनी ही इसकी होगी। ठीक है, तो मान लो ये वाला यहां पे कहीं आता है ऐसे करके। ठीक है, तो दूसरा वाला जो होगा बेटा वो यहां से ऐसे ऐसे टच कर रहा होगा, ये आपस में टच किए हुए होते हैं पार्टिकल। ठीक है, एक यहां होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है, ड्राइंग में वो 2D में समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो दिमाग में लाओ एक दीवार। ठीक है, दीवार के कोने को सेंटर बना दो चारों को, और वहां से बराबर के उस पे चारों पार्टिकल्स चारों कॉर्नर को चारों कॉर्नर पे जो स्फीयर उनको टच करवा दो सेंटर में लाके। इस तरीके से पार्टिकल अटैच होंगे। समझ में आ रहा है ना। हमेशा अगर फेस वाला बीच में आ गया तो इनकी रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी और फेस वाला बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो मैं बॉडी सेंटर्ड में रखना है। ठीक है, अब देखो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है कि ये मेरा क्यूब है, ये मेरा क्यूब है बेटा। इसमें देखो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, कॉर्नर तो कॉमन है सब में, कॉर्नर में सब पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी पूरी यूनिट सेल की जो बॉडी सेंटर है वो कहां होगा, यहां बीच में। ठीक है, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं तो मैं रूम के एकदम सेंटर में खड़ा हूं। ठीक है, ये पूरे रूम का क्या होगा, बॉडी सेंटर। तो यहां पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा जो कि सभी स्फीयर से टच हो रहा होगा। ये याद रखना, जो कि इस कोने वाले से इधर, कोने वाले से ये वाले से इधर, इधर 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 और इधर, सबके सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे बॉडी के सेंटर में एक जो है लैटिस पॉइंट, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ गया। ऐसे ये भी कनेक्ट होगा, सबसे कनेक्ट होगा ये। ठीक है, यहाँ जो है उससे भी, पीछे वाले से भी, इनसे भी, सबसे कनेक्ट होगा बॉडी सेंटर। मतलब ऐसे डायगोनल खींच दो सब जगह से। ठीक है, जितनी पॉसिबल, एक ये डायगोनल हो गई, एक ये हो गई, 4 डायगोनल हो गई टोटल। ठीक है, एक इधर से। इसके बाद एज सेंटर्ड क्या होगा, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, स्पेस कम है मेरे पास। एज सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यही पढ़ेंगे हम, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एज सेंटर्ड यूनिट सेल। चलो, एज सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है बेटा,
कॉर्नर पे प्रेजेंट है, हमेशा की तरह कॉर्नर तो फिक्स कर दो तुम लोग, कर दिया, कॉर्नर पे प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या है, एक क्यूब में कितनी एज होंगी, अरे ये मैं तुम्हें लिखाना भूल गया, यहाँ एक क्यूब बनाओ बेटा, लिख लो चलो। ठीक है, इसके अंदर बेटा कॉर्नर कितने होते हैं एक क्यूब के अंदर, गिन लो, जिस रूम में तुम बैठे हो कितने कोने हैं, 8 ही मिलेंगे। ठीक है, 8 कॉर्नर्स है ना, 4 ऊपर के और 4 नीचे के। ठीक है, इसके बाद फेस गिन लो, फेस मतलब दीवारें कितनी होंगी, 6, कितनी होंगी बेटा, 6। इसके बाद एज, एज का मतलब हो गया ये बाउंड्रीज। ठीक है, ये ऊपर वाली नीचे वाली जितनी भी साइड है। ठीक है, फेस मतलब दीवार और वो एज मतलब कोने वाला, ये जो लाइन खींच रही है। ठीक है, ये एज मतलब ये, इसकी बात कर रहा हूं, ये ठीक है, इनकी बोल रहा हूं एज। ऐसी कितनी होंगी, 12 होंगी, गिन लेना रूम में बैठ के। ठीक है, रूम सबसे अच्छा एग्जांपल है इसे समझने का। एज कितनी हो गई, 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एज सेंटर में क्या होगा बेटा, जितनी भी एज है उन सबके कॉर्नर के साथ साथ एज सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। यहाँ एक प्रेजेंट होगा, एक मैंने बड़े बना दिए, इनको थोड़ा छोटा कर दो, यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, है ना, ये वाली है, इसके यहाँ पीछे वाली के भी सेंटर में, तो एज सेंटर्स पे प्रेजेंट रहेगा पार्टिकल। तो 12 एटम और प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, 12 एज है तो 12 और प्रेजेंट रहेंगे, इनसे क्या बोलते हैं, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लागू होगा, जैसे ये एक एज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया, इतने पे एक स्क्वायर यहाँ इस वाले कोने पे आ गया, और दूसरा इस एज के सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो एज सेंटर पे इस तरीके से ये एक एज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दो और एक नीचे ड्रॉ। ठीक है, ये हमने एज सेंटर्ड पढ़ लिया है ना, कॉर्नर्स के साथ साथ एज के सेंटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद बेटा फोर्थ बचा एंड सेंटर्ड, है ना, एंड सेंटर्ड और देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, फोर्थ टाइप की हुई। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में फोर्थ क्लासिफिकेशन है। एंड सेंटर्ड में क्या होगा बेटा, हमेशा की तरह देखो, कॉर्नर में तो पार्टिकल प्रेजेंट है ही, बना दो चलो, कॉर्नर में पार्टिकल बना दिए तुमने, 8 कॉर्नर पे एक एक स्क्वायर रख दिया बड़ा बड़ा सा। ठीक है, अब क्या करना है, एंड सेंटर्ड का मतलब होता है एक एंड से दूसरा एंड। ठीक है, एक फेस ये हो गया, इसके सेंटर पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसके जस्ट सामने वाला जो दूसरा एंड होगा उस पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा, बाकी चारों पे नहीं होगा, है ना। अगर इस दीवार पे प्रेजेंट है तो जिस दीवार पे मेरा कैमरा लगा हुआ है वहां पे पार्टिकल होगा उस फेस के सेंटर पे। अगर छत पे है पार्टिकल तो नीचे फ्लोर पे उसके जस्ट अपोजिट उस पे एक लेटिस पॉइंट होगा या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड का मतलब हुआ कि अगर ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो कहां पे होगा बेटा, इन चारों दीवारों को छोड़ दो, आगे पीछे दाएं बाएं सबको छोड़ दो, नीचे वाले फ्लोर पे प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया, बाकी सब क्या रहेंगी, खाली रहेंगे। इसे क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल थे। इसके बाद है ना 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम आएगा, फिर कंट्रीब्यूशन या टोटल एटम्स पर यूनिट सेल, ये सब अब इसके बाद जो लेक्चर होंगे। ठीक है, एक और वीडियो लेक्चर होगा जो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।